हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी। और आज की जो क्लास है हमारी वो है कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 14 क्षितिज भाग 2 से एक कहानी यह भी। एक कहानी यह भी, इसकी जो लेखिका है वो है मन्नू भंडारी। ठीक है, और आज हम इनके पाठ का सार समझते हैं। पहले पाठ का सार समझने से पहले इनके पात्रों के बारे में जान लेते हैं। इनके जो मेन पात्र है वो कौन है। जो लेखिका हैं इनका नाम है मन्नू भंडारी और दूसरे उनके पिताजी, और जो तीसरा पात्र है वो है शीला अग्रवाल। ठीक है, जो एक प्रधान अध्यापिका है कॉलेज की। ठीक है, तो अब हम इनके एक कहानी यह भी के बारे में ये जान लेते हैं कि यह कहानी यह भी के संदर्भ में सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि मन्नू भंडारी ने पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है। ये जो कहानी है एक कहानी यह भी, यह उनकी कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं है। उन्होंने अपने आत्मकथ्य में इस व्यक्तित्व और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखकीय जीवन से जुड़ी हुई हैं या उनके लेखकीय जीवन में सम्मिलित हुई थी। ठीक है ना, क्योंकि जो मन्नू भंडारी हैं वो लेखक थी। ठीक है, तो उनके जो लेखकीय जीवन में जिन जिन का पात्र उनके जीवन में जो उभर करके आया था उनको उन्होंने इस कहानी में सम्मिलित किया है। एक कहानी यह भी। ओके, हाँ, तो अब देख लेते हैं हम पाठ का सार। इसमें मैंने कुछ पॉइंट नोट डाउन किए हैं, जैसे कि लेखिका का जन्म, मध्य प्रदेश में उनका जब जन्म हुआ था, फिर वो अजमेर उनका आना, क्यों अजमेर आए, कैसे आए, किन परिस्थितियों में आए। फिर उसके बाद है लेखिका के पिता द्वारा बड़ी बहन से तुलना करना। फोर्थ में है पिता द्वारा रसोई में समय खराब न करने के लिए लेखिका को सलाह देना। उसके बाद 1945 में सावित्री गर्ल्स कॉलेज की प्राध्यापिका द्वारा ये प्रेरित करना कि हिंदी साहित्य के प्रति जो रुझान है उसको बढ़ाना। लास्ट में 7 पॉइंट देखो, 1947 मई लेखिका समेत 3 छात्राओं का दाखिला निषिद्ध करवाना। ठीक है, तो इस तरह से इतने सारे हमने पॉइंट नोट डाउन किए थे। इन्हीं के माध्यम से हम पाठ का पूरा सार समझते हैं। तो अब देखिए लेखिका का जन्म। लेखिका का जन्म कहाँ हुआ था? प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने अपने महत्वपूर्ण तथ्यों को उभारा है। मतलब क्या बताया था अभी कि ये उनकी आत्मकथा नहीं थी, उन्होंने महत्वपूर्ण तथ्यों को उभारा है। लेखिका का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था और उन्होंने जो अपनी याद संभाली थी, जैसे उनको बच्चे को जब याद रहती है ना कि कब से उसने अपनी याद संभाली, जब उन्होंने अपनी याद संभाली तो उनको अजमेर में अपने आप को उन्होंने कहाँ पाया? अजमेर में, और 2 मंजिला घर था और पिता की बिगड़ी हुई मन स्थिति। ठीक है ना, बिगड़ी हुई मन स्थिति मतलब कोई ऐसी वजह थी जिससे उनके पिता की मन स्थिति बिगड़ी हुई थी। तो इस तरह से लेखिका के पिता इंदौर में रहते थे। ठीक है ना, लेखिका के पिता कहाँ रहते थे? इंदौर में रहते थे और वो संपन्न एवं प्रतिष्ठित परिवार से थे। लेकिन कांग्रेस में जब वो जुड़े थे तो समाज सेवा से जुड़े रहने के साथ साथ उनको किसी अपने साथी ने, किसी विश्वासी ने उनके मतलब कुछ ऐसा हुआ कि उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली गई, और जब उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली गई तो फिर वो अजमेर में आकर के शिफ्ट हो जाते हैं। फिर अजमेर में आके शिफ्ट होते हैं तो फिर उनका वहीं से अपना शब्दकोश पूरा करते हैं। उस टाइम में एक हिंदी अंग्रेजी का शब्दकोश था, वो उन्होंने वहां पर पूरा किया। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो पारिवारिक स्थिति थी, जो आर्थिक स्थिति थी, वो नहीं संभली, और उस आर्थिक स्थिति की वजह से उनका जो नेचर था ना लेखिका के पिता का, वो एकदम जिद्दी, शक्की और एकदम झगड़ालू टाइप का हो गया था। तो लेखिका की जो माँ थी अनपढ़ थी, उन पर गुस्सा उतारना, बच्चों को झिड़कना, गुस्सा कर देना, किसी का गुस्सा किसी पे उतार देना, तो इस तरह से उनकी परिवार की जो मन स्थिति थी उनके पिता की, तो उसी के साथ उन्होंने अपना यहाँ से उनकी याद शुरू हुई थी कि पिता की बिगड़ी हुई मन स्थिति के साथ। ठीक है, ओके। अब इससे आगे तो लेखिका के 5 भाई बहन थे। ठीक है ना, अब ये लेखिका का जन्म मध्य प्रदेश में अजमेर आना, मध्य प्रदेश से
और अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश की वजह से उनका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद क्या है कि लेखिका के 5 भाई बहन थे और सबसे छोटी थी वो। ठीक है, और उसकी जो बहन थी सुशीला, वो रंग में उससे गोरी थी और जो लेखिका थी वो सांवली थी। तो पिताजी अपनी बहन से उसकी तुलना करते थे कि उसकी बहन जो गोरी थी वो सांवली थी। तो इस तरह से उनका जो वो था वो कुंठित हो जाता था मन, क्योंकि पिताजी उससे तुलना करते थे कि उनकी बहन जो है गोरी है, सुंदर है। इसीलिए इसी कुंठा में आकर के उन्हें कुछ विशेष करने की लगन हो गई कि मैं कुछ ऐसा विशेष करूंगी जिससे मैं अपने आप को ऊपर लेके आऊंगी। लेकिन वो इतना लेखकीय काम करने के बावजूद भी वो इतना ऊपर अपने आप को न लेके आ सकी। फिर जब उनकी बहन की शादी हो जाती है और भाई बाहर पढ़ने चले जाते हैं, तो उनके पिताजी का ध्यान उनकी तरफ केंद्रित होता है। जब वो अपनी माँ के साथ किचन में खाना बनाती हैं, उनका हाथ बटाती हैं, तो वो लेखिका से क्या कहते हैं कि रसोई में समय बर्बाद करने की बजाय तुमको देश के बारे में जानना चाहिए कि बाहर देश में क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, हमको क्या सोचना चाहिए, क्या विचार हैं बाहर के। तो इस तरह से वो उनको प्रेरित करते हैं कि तुमको रसोई में समय बर्बाद करने की बजाय देश हित के बारे में सोचो कि देश में क्या हो रहा है। तो ये वाला पॉइंट था ना, पिता द्वारा रसोई में समय खराब न करने के लिए कहना। इसके बाद 1945 सावित्री गर्ल्स कॉलेज की प्राध्यापक द्वारा प्रेरित करना। अब ये देखो कि तब उनको उसके आगे हम ये देखते हैं। तो इस तरह से लेखिका बाहर देश दुनिया के बारे में जानने की उत्सुक रहने लगी। जब उनके घर पे, जब पिताजी थे उनके तो कांग्रेस में सम्मिलित थे, तो इसलिए उनके घर पर राजनीतिक पार्टियां हुआ करती थी। तो पार्टियों में वो सम्मिलित होती थी, शरीक होती थी, उनकी जो बहस होती थी उनको सुनती थी, किस बारे में बातें हो रही थी। इस तरह से उनकी जागरूकता और बढ़ती गई और उनका लेखन जो कार्य था वो भी उनका निखरता चला गया। ठीक है ना। फिर उसके बाद देखिए 1945 सावित्री गर्ल्स कॉलेज की प्राध्यापिका द्वारा प्रेरित करना। जो लेखिका थी वो हिंदी साहित्य के प्रति उनकी बहुत रुचि थी, वो हिंदी साहित्य के प्रति उनका रुझान था। तो उन्होंने कहा कि इतना जब रुझान है तो इस हिंदी साहित्य को अपने जीवन में उतारो। ठीक है, जो उन्होंने अपने जीवन में उतारने के लिए प्रेरित किया था। और 1946 में दोनों लेखिका ने बाहर निकलकर देश सेवा में सक्रिय भूमिका निभाई। 1946 में, क्योंकि ये 1945 की बात है। फिर उन्होंने 1946 में देश में सक्रिय भूमिका निभाई। हड़ताल, जुलूस और भाषण, इस सब में सक्रिय रूप में भाग लेने लगी। क्यों भाग लेने लगी? जिस तरह जब वो कॉलेज जाने लगी, तो जैसे कॉलेज में कुछ मांगे ऐसी होती है जो मानी नहीं जाती स्कूल कॉलेजों द्वारा या सरकार के द्वारा, तो अपनी मांगों को मनवाने के लिए वो एक ग्रुप बनाने लगी और उनके एक इशारे पर सारा कॉलेज इकट्ठा हो जाता है, सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, जुलूसों में भाग लेने लगी हैं, भाषण देने लगी हैं। तो इस तरह से एक दिन वो जो प्रधान अध्यापक कहते हैं, उनके पिताजी के पास शिकायत भेजते हैं कि आपकी बेटी ने इस एक इशारे पर सारे कॉलेज के बच्चों को इकट्ठा कर दिया और जुलूस और नारे निकालने लगे। तो उसके पिताजी घर में गुस्सा करते हैं कि मेरे सारे बच्चों ने पढ़ लिया, किसी की भी शिकायत नहीं आई और आज इसने पता नहीं ऐसा क्या कर दिया जो प्रिंसिपल ने मेरे को बुलाया है। इस तरह से वो कॉलेज जाते हैं। लेकिन वहां जाते हैं तो जो प्रधान अध्यापक है वो उनको कहते हैं कि आपकी बेटी का नेतृत्व ऐसा है कि एक इशारे पर सारा स्टूडेंट पूरे स्कूल के इकट्ठे हो जाते हैं और एकजुट होकर के नारे लगाते हैं। तो इस बात से उनको बजाय गुस्सा आने से अपनी बेटी के उनके ऊपर एक गर्व महसूस हुआ कि मेरी बेटी का नेतृत्व की क्षमता इस तरह की है कि उनके एक इशारे पर सारा कॉलेज और सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं और जुलूस निकालने लगते हैं। तब फिर वो घर आते हैं तो बहुत खुश होते हैं। लेखिका ये सोचती है कि पिताजी आएंगे तो गुस्सा करेंगे, पता नहीं किसका गुस्सा किस पर उतरेगा। लेकिन आते हैं तो एकदम विपरीत स्थिति होती है। पिताजी बहुत खुश होते हैं कि मेरी बेटी का जो नेतृत्व शक्ति है वो बहुत अच्छी है और बहुत आगे ले जाने वाली है। वो एकदम गदगद हो जाते हैं। इससे लेखिका को बहुत प्रसन्नता होती है। ओके, तो बेटी के लेखिका की जो नेतृत्व शक्ति बढ़ती चली जाती है। फिर जब पिता अजमेर के व्यस्त चौराहे, उनके पिताजी को किसी ने आके बताया था कि अजमेर के एक व्यस्त चौराहे पर आपकी जो बेटी है इस तरह से जुलूस निकाल रही है, इस तरह से नारे लगा रही है। मतलब उन्होंने इस तरह से, एक कहते हैं ना संकीर्ण माइंड के जो लोग होते हैं वो इस तरह से बातें करते हैं कि आपकी बेटी को तो जरा भी लोग लाज नहीं है और इस तरह से चौराहे पर
नारे लगा रही है। तो इस तरह की बातें सुन करके उनके पिताजी को थोड़ा रोष आता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बहुत गुस्सा होते हैं। लेकिन उसी शाम को जब एक उनके समझदार और एक कर्तव्यनिष्ठ उनके जो मित्र आते हैं और उनको कहते हैं कि आपकी बेटी का जो काम है, जो देश के प्रति जितना भी समर्पण की भावना है, वो बहुत काबिले तारीफ है। तो ये सुन करके उनके पिताजी बहुत मान मर्यादा का लिहाज तो करती है, लेकिन देश की सेवा के लिए भी बहुत अच्छा वर्क करती है। तो उनके पिताजी का मन फिर से गदगद हो उठता है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने लगते हैं। तो सन 1947 में मई के महीने में, ये देखिए 1947 मई, लेखिका समेत 3 छात्राओं का दाखिला निषिद्ध कर दिया जाता है। कि 1946 मई के महीने में कॉलेज में लेखिका समेत 3 छात्राओं का जो दाखिला है वो निषिद्ध कर दिया जाता है। लेकिन जब उस टाइम क्या था कि लेखिका 3rd ईयर में थी, ठीक है ना, तो उनका जो एडमिशन है निषिद्ध कर दिया जाता है। लेकिन लेखिका और उनके मित्रों ने बाहर इतना हुड़दंग मचाया कॉलेज के बाहर कि आखिर उन्हें प्रवेश देना ही पड़ा। यह खुशी लेखिका को उतना खुश न कर पाई कि जितना आजादी की खुशी ने उनको खुश किया था। उन्होंने इसे शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि माना था। तो इस तरह से आज हमारे इस पाठ का सार अच्छे से आपको समझ आया होगा। और ये पॉइंट वाइज अगर आप देखते हो तो एक एक पॉइंट करके पढ़ते जाओगे तो आपका सारा सार आपको अच्छे से समझ आया होगा। और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।